क्या होता है जब एक सेलिब्रिटी जो जो आम तौर पर चुप रहता है ऑनलाइन नफरत और ट्रोलिंग से इतना तंग आ जाए कि वो तय कर ले, बस अब बहुत हुआ। और वो सिर्फ एक गुस्से वाला ट्वीट नहीं करता, बल्कि एक तरह से अपने ही फैंस के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। बिल्कुल। जो लोग ऑनलाइन हैं उन्होंने पिछले हफ्ते संगीतकार अमाल मलिक के सोशल मीडिया पोस्ट से उठा तूफान जरूर देखा होगा। हेडलाइंस तो सबने पढ़ी, लेकिन आज हम उन हेडलाइंस के थोड़ा पीछे जाने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी के गुस्से का मामला नहीं है। सही कहा आपने। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये पोस्ट क्यों लिखा गया, इसके शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है, और ये ऑनलाइन फैन कल्चर, सेलिब्रिटीज की मेंटल हेल्थ और हमारे आपके ऑनलाइन बर्ताव के बारे में क्या बड़ी कहानी बताता है। बिल्कुल। ये एक छोटी सी घटना है जो एक बहुत बड़े मुद्दे का आईना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चिंगारी कहाँ से लगी? क्योंकि अमाल का गुस्सा अचानक तो नहीं भड़का होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई दिनों से बन रहा था। इसकी जड़ में है अमाल की एक दोस्त और सह कलाकार फरहाना कुरैशी। ओके। दोनों एक नए गाने पर साथ काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट भी कर रहे थे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। कुछ फैन ग्रुप्स और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, इनमें से ज्यादातर बिग बॉस से जुड़े कुछ टॉक्सिक फैंडम थे। हाँ। उन्होंने फरहाना को सीधे तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं था, है ना? अरे नहीं, कि गाना अच्छा नहीं लगा या आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। दूर दूर तक नहीं। ये तो सीधे सीधे बुलिंग और हैरासमेंट था। कमेंट्स इतने अपमानजनक थे, पर्सनल अटैक थे, और जानबूझकर एक महिला होने के नाते उन्हें टारगेट किया जा रहा था। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो सवाल ये है कि निशाना फरहाना ही क्यों बनी? मतलब वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। यहाँ पर इन फैंस की साइकोलॉजी क्या काम कर रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर हमें टॉक्सिक फैंडम का असली चेहरा दिखता है। ये पैरासोशल रिलेशनशिप नाम के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब इसका सीधा है। ओके, पैरासोशल रिलेशनशिप, चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। इसका मतलब है एक तरफा रिश्ता। फैंस को लगने लगता है कि वो सेलिब्रिटी को पर्सनली जानते हैं, उनकी जिंदगी पर उनका हक है। वो सेलिब्रिटी की हर हरकत को अपने इस रिश्ते के चश्मे से देखते हैं। और जब कोई नया इंसान, खासकर कोई महिला सहयोगी, उस सेलिब्रिटी के करीब आता है, तो इन फैंस को वो एक खतरे की तरह नजर आता है। मतलब एक तरह की जलन या पजेसिवनेस, कि ये हमारा स्टार है और तुम कौन होती हो इनके साथ काम करने वाली। बिल्कुल। एग्जैक्टली। वो एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन को पर्सनल धोखे की तरह देखते हैं। उनके लिए रियलिटी शो की दुनिया और असल जिंदगी के बीच की लाइन वो पूरी तरह मिट चुकी होती है। अच्छा। उनके दिमाग में शो कभी खत्म ही नहीं होता, और हर असल इंसान भी उस शो का एक किरदार बन जाता है। फरहाना को भी एक विलन के किरदार में फिट कर दिया गया और बस उन पर हमला शुरू हो गया। और इसी जहरीले माहौल के जवाब में अमाल मलिक ने वो पोस्ट लिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब आते हैं अमाल के उस जवाब पर। उन्होंने जो बातें कही वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक अल्टीमेटम था। हाँ, उन्होंने एक एक करके अपनी शर्तें रखी। कोई डिप्लोमेसी नहीं, सीधी बात। उनका पहला और सबसे साफ पॉइंट था, फरहाना पे हमला बंद करो। उन्होंने सीधे सीधे कहा, उससे उलझना मुझसे उलझने जैसा है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये आग में घी डालने जैसा था या जरूरी था? देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव है। एक तरफ वो अपने तथाकथित फैंस को एक सीधी चॉइस दे रहे हैं कि आप एक ही समय में मेरे फैन होने का दावा और मेरे दोस्त को हैरेस नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। ये अपने सर्कल को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत साहसी तरीका है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। जो सबसे ज्यादा जहरीले ट्रोल्स हैं उनके लिए तो ये एक चैलेंज बन गया होगा। अच्छा, तुम हमें बताओगे क्या हम करें? बिल्कुल। सबसे कट्टर फैंस के लिए ये ऐसा था जैसे अमाल ने उन्हें छोड़कर फरहाना को चुना। उनकी वो जो पैरासोशल रिलेशनशिप वाली दुनिया है, उसमें ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हाँ, इससे वो और ज्यादा भड़क सकते थे, लेकिन अमाल ने शायद ये कैलकुलेट कर लिया था कि चुप रहने का नुकसान बोलने के खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। सही बात है। फिर वो अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे दिलचस्प लगा। उन्होंने लिखा, ये असल जिंदगी है, बिग बॉस नहीं। उन्होंने सिर्फ बुरे बर्ताव को नहीं बल्कि उस बर्ताव के सोर्स कोड पर उंगली रख दी। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था। वो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी कल्चर, एक पूरी मानसिकता पर हमला कर रहे थे।
बिग बॉस जैसे शो अपने दर्शकों को हर चीज को एक गेम की तरह देखना सिखाते हैं। हर चीज ड्रामा है, हर कोई कंटेस्टेंट है और जीतने के लिए लड़ना ही पड़ता है। अमाल ने सीधे कहा, वो गेम वाला रिमोट कंट्रोल यहाँ मेरी टाइमलाइन पर काम नहीं करेगा। यहाँ के नियम अलग हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारे मनोरंजन के लिए कोई 24/7 रियलिटी शो नहीं है। और ये बात बहुत से सेलिब्रिटीज महसूस करते होंगे, पर शायद कहते नहीं हैं। वो डरते हैं कि कहीं फैंस नाराज ना हो जाएं। एग्जैक्टली। और इसी से उनका तीसरा पॉइंट जुड़ता है, जो एक फाइनल वार्निंग जैसा था। तमीज से रहो या मेरी टाइमलाइन से दूर हो जाओ। ये असल में अपनी डिजिटल स्पेस पर अपनी ओनरशिप वापस लेने जैसा था। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या एक अकेला इंसान हजारों अनाम ट्रोल्स को एजुकेट कर सकता है या उन्हें कंट्रोल कर सकता है? शायद उनका मकसद सबको सुधारना था ही नहीं। ये मैसेज उन मुट्ठी भर ट्रोल से ज्यादा उनके लाखों साइलेंट समझदार फॉलोअर्स के लिए था। अच्छा। जब एक आर्टिस्ट खुद ये सीमा तय करता है तो वो अपने असली फैंस को ये हिम्मत देता है कि वो भी इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएं। वो एक तरह से अपनी कम्युनिटी का कल्चर सेट कर रहे थे कि मेरे घर में इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने नियम बता दिए, लाइन खींच दी, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने की बात कही जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे सोशल मीडिया छोड़ने की धमकी दे दी। उनका न्यूक्लियर ऑप्शन। उन्होंने कहा कि वो इस सब से इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपना एक्स यानी ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट करने को तैयार हैं। किसी भी पब्लिक फिगर के लिए, खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये तो बहुत बड़ी बात है। या शायद अब उतनी बड़ी बात नहीं रही। मतलब एक म्यूजिशियन के लिए एक्स आज के दौर में कितना जरूरी है? ये इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर हम इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को देखें तो एक म्यूजिशियन के लिए एक्स अब प्राइमरी प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके। उनके लिए इंस्टाग्राम, जहां वो रील्स और स्टोरीज के जरिए विजुअली कनेक्ट करते हैं, और यूट्यूब, जहां उनका असल प्रोडक्ट यानी म्यूजिक रिलीज होता है, वो कहीं ज्यादा जरूरी है। तो एक्स छोड़ने की धमकी एक तरह से प्रतीकात्मक ज्यादा थी। इसका कोई बड़ा फाइनेंशियल या करियर रिस्क नहीं था। बिल्कुल। ये धमकी फाइनेंशियल कम और इमोशनल ज्यादा थी। वो ये कह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म पर रहने की जो मेंटल कॉस्ट है, जो मानसिक कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है, वो इसके प्रमोशनल फायदे से कहीं ज्यादा हो गई है। उनका ये कहना कि मुझे अब हेडलाइंस या प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं है, ये दिखाता है कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर थे, जहां मानसिक शांति फैन एंगेजमेंट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी हो गई थी। और उन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म छोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने माफी की भी मांग की। अभी माफी मांगो या ये गंदगी फैलाना बंद करो। ये सिर्फ चुप कराने की कोशिश नहीं थी। नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी की मांग थी, जवाबदेही तय करने की कोशिश। ऑनलाइन दुनिया में लोग गुमनामी के पर्दे के पीछे छिपकर कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अमाल ने उस पर्दे को हटाने की कोशिश की। वो कह रहे थे कि आपके शब्दों का असर होता है और आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन कल्चर के लिए बहुत जरूरी मैसेज है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इसे एक पोस्ट के मायने बहुत गहरे निकलते हैं। ये सिर्फ अमाल मलिक बनाम ट्रोल्स की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केस स्टडी है, एक तरह का टर्निंग पॉइंट। पहली बात तो ये कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी एक महिला सहकर्मी का साथ दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां अक्सर लोग चुप रहकर विवाद से बचना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने उस टॉक्सिक फैन कल्चर को सीधे नाम लेकर चुनौती दी, जो रियलिटी टीवी की दुनिया से निकलकर लोगों की असल जिंदगी में जहर घोल रहा है। तीसरा, और जो सबसे जरूरी है, उन्होंने सेलिब्रिटीज की मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर को बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रख दिया। उनकी प्लेटफॉर्म छोड़ने की धमकी कोई ड्रामा नहीं थी, वो एक इंसान की थकान की चीख थी। और आखिरी बात, उन्होंने कलाकार और फैन के बीच के रिश्ते की शर्तों को फिर से लिखने की कोशिश की। पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, हम तुम्हें स्टार बनाते हैं, इसलिए तुम्हारी जिंदगी पर हमारा हक है। अमाल ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, आप मेरे काम को सराहें, लेकिन मेरी निजी जिंदगी, मेरे दोस्त और मेरी मानसिक शांति, वो इस सौदे का हिस्सा नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब सेलिब्रिटीज वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है जो पहले प्रसिद्धि का हिस्सा मानी जाती थी? हाँ, हम एक बड़े कल्चरल शिफ्ट को देख रहे हैं। पहले माना जाता था कि ट्रोलिंग और नफरत तो फेम का साइड इफेक्ट है, इसे झेलना ही पड़ेगा। सही है। लेकिन अब की पीढ़ी के कलाकार कह रहे हैं, नहीं, हम इसे नहीं झेलेंगे। हमारा काम आपको एंटरटेन करना है, आपकी नफरत का पंचिंग बैग बनना नहीं। वो अपनी मेंटल हेल्थ को इस आक्रामक फैन कल्चर से वापस छीन रहे हैं।
ये कलाकार और दर्शक के बीच पावर के संतुलन को फिर से परिभाषित करने जैसा है। ये बताने की कोशिश है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता, ये सम्मान पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। ये रिश्ता अब ट्रांजैक्शनल से ज्यादा एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जहां दोनों तरफ की सीमाएं होती हैं। तो आज हमने अमाल मलिक के एक पोस्ट के बहाने ऑनलाइन दुनिया की कई परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी घटना हमें पैरासोशल रिलेशनशिप, फैन कल्चर की इकोनॉमिक्स और मेंटल हेल्थ जैसे बड़े मुद्दों तक ले जाती है। और ये पूरी बातचीत एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल पर आकर खत्म होती है। हम सब जानते हैं कि फैंस ही किसी कलाकार को वो मंच, वो सफलता देते हैं। हाँ, उनके बिना कलाकार कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो सच है। तो सवाल ये है कि एक फैन की अपनी राय रखने, आलोचना करने या अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी कहाँ खत्म होती है, और एक कलाकार की अपनी निजता, अपने दोस्तों को चुनने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? क्या इन दोनों के बीच कोई साफ रेखा खींची जा सकती है? और अगर हाँ, तो उस रेखा को खींचने का हक किसे है? कलाकार को, फैंस को, या फिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जहां यह सब होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।